गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 200 एमसीक्यू लेके आई हूँ। एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर है जो कि आपके एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला से ले लेते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के लिखने के आधार पर 52 वर्ण माने गए हैं और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने हैं। और हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। तो ये तीनों याद रखना क्या कि हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 है, 52 वर्ण है, उच्चारण के आधार पे 45 है और हिंदी में मुख्य यानी मूल वर्णों की संख्या 44 है। ठीक है, और स्वर, इसमें स्वर को कितने हैं? स्वर जो है 11 है, कुल स्वर 11 है, जिसमें से 4 ह्रस्व स्वर है और 7 जो है दीर्घ स्वर है। यानी हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर किसे कहेंगे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, है ना। क्या मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। फिर है ह्रस्व स्वर। जो 4 मूल स्वर है ना, वो कौन से हैं? जिसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ऋषि। अ, ई, उ और ऋषि, ये चारों जो है मूल स्वर है। और ह्रस्व स्वर को लघु या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं? अ, आ, उ, ए, ओ और औ, ये 7 है। ठीक है, ये 7 दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर का एक उदाहरण में यानी उच्चारण में सबसे अधिक समय लगते हैं। जैसे ओम प्लुत स्वर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर है, मूल है, और दूसरा संधि स्वर है। फिर मूल स्वर कौन कौन से हैं? यहाँ पे पहले बता दी मैं। ठीक है, और संधि में कितने स्वर होते हैं? संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सजातीय और दूसरा संयुक्त। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक सजाती और दूसरा संयुक्त है। सजाती कौन कौन सा है? आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर है ए, ओ और औ। और अंग्रेजी में आया स्वर जो है आ कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक, यानी स्वर के यहाँ पे 2 मुख्य मूल भेद बताए हैं। स्वर ऐसे कर सकते हो, ऐसे स्वर है ये। अब इस स्वर को 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से? एक मूल है, ठीक है, मूल है, और दूसरा है संधि। ठीक, संधि है। अब संधि को भी 2 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक सजाती है, सजाती। ठीक, सजाती है। और दूसरा कौन सा है? संयुक्त। ठीक, दूसरा संयुक्त है। तो इस तरह से बांटते हैं। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन में कितने होते हैं? जो कुल व्यंजन है लेखन के आधार पर वो 39 है, यानी 39 है, और मूल व्यंजन 33 है, और वर्गीय व्यंजन 25 है ना। वर्गीय व्यंजन 25 है। जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 है और मूल व्यंजन लेकिन 33 है। स्पर्शी व्यंजन 25 है और अंतस्थ व्यंजन 4 है। जो कौन कौन से है? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है ऊष्म व्यंजन, श, श और ह। श, श, श और ह। और उच्छिष्ट व्यंजन द और ध।
संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श और वर्णमाला को स्वर, व्यंजन और आयोगवाह में बांटा जाता है। आयोगवाह कौन सा है? अम और अह, अम और अह। ठीक, फिर उच्चारण स्थान, यहाँ पे देख लेते हैं उच्चारण स्थान कौन सा है। क वर्ग का कंठ है, क वर्ग का कंठ है। च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। 31 क वर्ग, 31 वाला है। जो क वर्ग का उच्चारण है ना वो कंठ से होता है। च वर्ग का तालु से, अभी बताई ऊपर में मूर्धा, त का दंत है, प का ओष्ठ है और य और वज को अर्ध स्वर भी कहते हैं। र है लुंठित व्यंजन है और ल है जो पार्श्विक व्यंजन है और ह जो है काकल्य व्यंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पूछते हैं। ठीक है, वेरी आईएमपी है यहाँ का जो ये है, यहाँ पे टिक लगा लो ऐसे। ये जो सभी है ना वेरी आईएमपी। ठीक, अगर ये इसमें आपको आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जाम में। ये आपके अगर नोट्स रहेंगे ना तो आप आसानी से कर लोगे, तो आप इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं संयुक्त और आगत व्यंजन। अब ये क्या होते हैं? ड और ढ जो शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ठीक है, और ड और ढ जो है शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते, वो बीच में आएंगे लास्ट। और नीचे लगी बिंदु को नुक्ता बोलते हैं ना, ये जो बिंदी लगी है ना दोनों में, इसको नुक्ता बोलते हैं। आगत व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ, ये आगत व्यंजन है। और पत्र, गन्ना आदि में द्वित व्यंजन है। द्वित कौन सा है? डबल है इसमें, पत्ता, गन्ना, नाना आते हैं तो वो द्वित व्यंजन है। और यहाँ पे जो बोले हैं कि छ क कौन सा बोलते हैं? कक्षा, ऐसा इस टाइप का बना सकते हो आप। त्र क त्र, र ज्ञ क ज्य और इया और श क श और ध। ठीक, तो ये सब देखना है। फिर आते हैं अनुस्वर और अनुनासिक। अयोगवाह वर्ण में अम और अह है। ठीक है, अनुस्वर हमेशा स्वर के बाद आता है। अनुस्वार जो है, जो अनुस्वार कौन सा है? ये वाला, ये स्वर के बाद आएंगे। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ये जैसे अहा, ऐसा। विसर्ग युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं ना। ठीक है, और अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वर व्यंजन है और अनुनासिक स्वर है। देख लीजिए, इसमें जो अनुस्वर है वे व्यंजन है, यहाँ ये व्यंजन है, और जो अनुनासिक है वे स्वर होते हैं। पंचमाक्षर कौन सा है? ड, या, ना, ना, मा, ये पंचमाक्षर है। और पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका है। फिर आते हैं, देवनागरी लिपि कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। ये पूछते हैं, ठीक है, पूछते हैं कि देवनागरी लिपि दाएं से बाएं, यही सही या गलत बताइए, ऐसा करके। दाएं से बाएं लिखते हैं, ऐसा करके, इस टाइप का। तो आप याद रखना, बाएं से दाएं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? तो वैसे ना, हिंदी की जन्मदात्री भाषा संस्कृत मानी जाती है। डॉक्टर में आगत स्वर अ का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे अ ऊपर में है ना, ये आगत स्वर है। ठीक है, ये ऊपर में ऐसे है, वो क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं इसी को। मात्रा उच्चारण की अवधि को दर्शाता है ना, मात्रा की उच्चारण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण जो है, ये वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। स्वर बिना के सहारे के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला प्रयुक्तों की प्रतिभाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक नजर जो रिवीजन है फिर से कर लेते हैं हम। कुल वर्ण 52 है, उच्चारण के आधार पर 45 है, मुख्य वर्ण 44 है, स्वर 11 है, ह्रस्व 4 है, दीर्घ 7 है, व्यंजन 39 है, मूल व्यंजन
33 है, वर्गीय व्यंजन 25 है, अंतस्थ 4 है, उसमें 4 है, संयुक्त 4 है और अयोग वह 2 है। तो ये इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण का देख लेते हैं। इसके संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव या समूह या पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, संज्ञा के 5 भेद हैं, यानी एग्जाम पॉइंट में पूछते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 भेद याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, गंगा। और पूरी जाति का बोध कराते हैं तो जातिवाचक है, जैसे लड़का, लड़का जाति का बोध, नदी, पूरी नदियों का बोध करा रहे हैं। किसी एक का नहीं बोल रहे हैं ना, सभी जातियों, सभी नदी जितने भी ऐसा बात है। और गुण, दशा, भाव का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, ईमानदारी, इस टाइप का। सुंदरता जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पूरे समूह का बोध कराने वाले को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, परिवार, झुंड। पदार्थ या धातु का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, सोना, चांदी। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, ये याद रखना। और बचपन, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये याद रखना ना। संज्ञा के शाब्दिक अर्थ जो है नाम होता है। सर्वनाम में आ जाते हैं। सर्वनाम में जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, यानी ये 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, ठीक है, मध्यम में तुम और अन्य मेरे। अन्य में क्या आएंगे बताइए? मैं, तुम, वे, ठीक है, ये ऐसे। और फिर अगला अगला देख लेते हैं। मैं और हम, यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मैं और हम उत्तम है, तुम और आप मध्यम है, वे और वह अन्य पुरुष है ना। तो यह और वह निश्चयवाचक संज्ञा है, क्योंकि निश्चय है ना, निश्चित बता रहे हैं। और कोई कुछ अनिश्चित वाचक, कौन, क्या, किस प्रकार है, तो ये प्रश्नवाचक है। खुद, स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक है। विशेषण, एडजेक्टिव, याद रखे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। रूप, रंग बता या आकार बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, काला, मीठा, लंबा, ये है गुणवाचक। और संख्या का बोध कराने वाले को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और माप या परिणाम को बोध कराने वाले को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो, 1 दर्जन, थोड़ा, अधिक, ये ऐसा, ये परिणामवाचक विशेषण है। सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करे तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करे, जैसे यहाँ पे सर्वनाम क्या है? यह, तो यह लड़का, वह पुस्तक, ऐसा विशेषण का कार्य कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण। विशेषण की और विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता जैसे बहुत सुंदर, अत्यंत अच्छा, अच्छा है, तो उसकी और विशेषता बता रहे हैं, वो कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये क्या होंगे? बहुत क्या हो जाएंगे? प्रविशेषण आ जाएंगे, ठीक। अधिकांश विशेषण संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। सुंदर, विशाल, गंभीर जैसे कुछ विशेषण अपरिवर्तनशील रहते हैं। अच्छी लड़कियों में अच्छी विशेषण स्त्रीलिंग का रूप है।
यानी अधिकांश विशेषण किसके अनुसार बदलते हैं? संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। फिर सुपर फास्ट डिवीजन में देख लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, द्रव्य। सर्वनाम के 6 भेद हैं जो ऊपर में दिए थे वो। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। विशेषण के 4 हैं। ठीक, और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो कौन से हैं कि संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, विशेषण के भेद, सुंदरता कौन सा संज्ञा है, कोई और कौन सा अनिश्चयवाचक है, लड़का में क्या है, सर्वनामिक विशेषण, लड़का में या क्या है, सर्वनामिक। फिर आते हैं लिंग वचन। ये सुपर फास्ट यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक ऐसा करके दिए हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे भेद भी दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, फास्ट डिवीजन के लिए। फिर आते हैं लिंग से। ठीक है, लिंग से चले, लिंग वचन और कारक से। क्या है इसमें कि सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। निर्जीव वस्तुओं के लिए का भी हिंदी में लिंग निर्धारित होता है, याद रखना। ठीक है, अधिकांश अ से समाप्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, आ रहा है ना, कमरा, घोड़ा। तो इस तरह से आ से समाप्त होने वाले जितने भी शब्द है अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। अधिकांश ई से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये दोनों याद रखते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी पहचानने में। जैसे लड़की, नदी, खुशी और पानी और दही हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पानी, दही, पानी और दही अपवाद स्वरूप पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्योंकि ई है ना दोनों में। फिर आते हैं वचन में। वचन क्या है कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, जैसे लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, ये बहुवचन है। फिर आते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। ये 8 कारक हैं, जैसे कर्ता ने, चिन्ह है ना उसका, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, हरे, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण ने, में, पर, और संबोधन जो है हे हरि, ऐसा। फिर है हिंदी में 8 कारक माने गए। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जैसे राम ने भोजन किया। कर्म कारक का चिन्ह को है। करण कारक का से या के द्वारा, जैसे चाकू से मारा, फल को काटा, इस टाइप का। संप्रदान को के लिए यानी अलग कर रहे हैं ना, संप्रदान, जैसे बच्चे के लिए मिठाई। अपादान से यानी अलग होने से होता है, यानी अपादान का प्रयोग क्या है? अलग होने का हो रहा है, अपादान। ठीक है, जैसे किसी को दान देना, ऐसा बोल सकते हैं। किसी को दान दिए तो ये संप्रदाय हो गए। ठीक है, और अपादान यानी अपादान ऊपर, अप यानी ऊपर, ऐसा बोल सकते हो, अप यानी ऊपर, तो जो अलग हो रहे हैं, तो ऐसा इस टाइप का ट्रिक लगा सकते हो। फिर है संबंध कारक, वही का, की, के। अधिकरण पर में, अब पर होता है, जैसे अधिकरण यानी क्या होगा? अधिकरण यानी अधिक यानी ऊपर रखे हैं, ऐसा करके। बिल्ली पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर है ना, तो इस टाइप का। मेज पर है किताब। संबोधन में हे मित्र, हे हरे, ऐसा। पेड़ से पत्ता गिरा है तो आपादान है, अलग हो रहे हैं ना। राम ने चाकू से फल काटा, तो ये क्या आएंगे? करण आएंगे, क्योंकि ने है यहाँ पे। ठीक, और कारक चिन्ह संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, परीक्षा में बार बार कौन से पूछे जाते हैं? परीक्षा में वही, कितने लिंग होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं, कारक
संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये चिन्ह दोनों अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो सब याद कर लेते हैं, बाकी ये संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये तीनों में जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज होते रहते हैं। ये सरसरी तौर पर बताते जा रही हूँ ना, क्योंकि ये रीजन है, तो एक बार इसको देख लोगे ना तो आप लोगों को फिर बाद में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इमेज भी दिए हैं, देख लीजिए। एक में एक ही जगह इतने सारे ये कब मिलना आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे, तो आप देखते रहिए, ठीक है। और अगर प्लीज वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आते हैं 130 तक वीडियो यहाँ पे दिए हैं, चलिए देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। 20 मिनट हो रहा है, अभी फटाफट करवा रही हूँ, रिविजन टाइप का है ये। अब क्रिया, क्रिया बोलते हैं कि क्रिया किसे बोलते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने या अवस्था का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने या अवस्था का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, एक सकर्म, दूसरा अकर्म, ठीक है, सकर्म है, अकर्म है। और किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्म, दूसरा अकर्म। और जिस क्रिया में कर्म आवश्यक हो वो सकर्म कहलाती है। उदाहरण, उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। यानी जिस क्वेश्चन में जैसे कोई वाक्य हम क्वेश्चन करें तो आंसर मिले ना, तो वो सकर्म। और अकर्म जिसमें कर्म ना हो, जैसे जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्म है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो कहाँ सो रहा है, क्या सो रहा है, ये को ऐसा कुछ पता चल रहा है ना, कुछ नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं नहीं पता, तो ये जो है अकर्म क्रिया। अब भूतकाल में ने विभक्ति का प्रयोग मुख्यतः सकर्म कर्म में के साथ होता है, ये याद रख लेना। फिर आते हैं टेंस, काल। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के थे, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीन भेद हैं। वर्तमान काल जारी रहने को, वर्तमान काल में जारी रहने को अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। उदाहरण, वह पढ़ रही है, पढ़ रहा है। कार्य पूरा हो जाने पर पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण, वह पढ़ चुका है, ऐसा। जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो तो हेतु 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 मत भूत कहते हैं। ये बहुत बार पूछते हैं ना, हेतु हेतु मत भूत। जब एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड हो तो वहां पे हेतु हेतु मत भूत बोलते हैं। यदि वह आता तो मैं नहीं मिलता, यदि मैं जाता तो वह नहीं आता, तो इस टाइप का ना। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, तो इस टाइप का ये ऐसा क्रिया जो है हेतु हेतु भूत है। फिर वह पढ़ेगा, सामान्य भविष्य काल है, पढ़ेगा ना, पढ़ेगा, पढ़ा नहीं, अभी कुछ समझ नहीं। शायद वह पढ़े, संभाव्य भविष्य काल। फिर है वर्तमान काल के चार उपभेद माने गए। वर्तमान काल के चार उपभेद हैं, ठीक है। और क्रिया के होने का समय को काल कहते हैं। लिखना, लिखावट का प्रेरणार्थक रूप है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होंगे, जब काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाते हैं ना, तो वो होते हैं प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक। अब जो बार बार पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, ट्रिक से देख लीजिए। ट्रिक नहीं तो जो एक बार पढ़ोगे ना तो देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है, अपूर्ण। वह पढ़ चुका है में अपूर्ण वर्तमान। वह पढ़ेगा में कौन सा काल है, सामान्य भविष्य। शायद वह पढ़े कौन सा काल है, संभाव्य भविष्य। फिर सुपर रीजन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कर्म आवश्यक नहीं, भूत भविष्य ऐसा, ठीक है। तो ये बॉक्स में एग्जाम के ऐसे देख सकते हो आप, एग्जाम में संबंध का बोध होता है। फिर आते हैं संधि और समास से, है ना, संधि और समास। संधि दो वर्णों को मेल को क्या बोलते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद है, गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण और आयादि। विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि को उदाहरण मिलता है, जैसे हिम धन आलय हिमालय, देवधन आलय देवालय। ये जो है कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। समास देख लेते हैं। समास के कितने एग्जाम्पल है, समास के 6, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्म, द्वंद, दिगु और बहुव्रीहि। 2 या 2 से अधिक शब्दों के को संक्षिप्त रूप से समास कहते हैं। शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अविर्भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, है ना। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का प्रमुख उदाहरण है। द्विगु समाज में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, त्रिलोकी, पंचवटी। और बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल है गजानन, दशानन, नीलकंठ। ऐसा जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं, ये यहाँ पे दी है, देख लेना आप लोग, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर रिवीजन यहीं पे देख सकते हैं, 20 सेकंड में रिवीजन, फास्ट रिवीजन। संधि वर्णों को मेल को कहते हैं। समास शब्दों को संक्षेप को कहते हैं। अवयवी में पहला पद प्रधान होता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम और तद्भव। जो शब्द संस्कृत में बिना परिवर्तन के आए हो वो तत्सम, और जो परिवर्तन के साथ आए हो वो तद्भव कहलाते। ठीक है। तत्सम रूप जो संस्कृत के मूल रूप है वो है, तद्भव परिवर्तित रूप है। संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के आए शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, रात्रि, मुख। और संस्कृत में परिवर्तित होकर आए हिंदी में आए शब्द तद्भव, जैसे अग्नि का आग, दंत का दांत, मुख का मुंह और रात्रि का रात। ऐसा। फिर आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में क्या आता है, उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के नया अर्थ उत्पन्न करे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के नया अर्थ उत्पन्न करे उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, और शब्द के प्रारंभ से जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जुड़ने वाले ना, जैसे प्रहार, प्रहार में जो प्र है वो उपसर्ग है, अंत में प्र और परिभ्रमण, तो इस टाइप का। फिर आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग में पहले जुड़ते हैं, जुड़कर नया शब्द बनाए, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये याद रखना ना, और शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखाई में आई प्रत्यय है, मिठास में आस, अच्छाई में ई और लड़ाई में आई प्रत्यय है। फिर अव्यय विविध देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन या कारक के अनुसार नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। उदाहरण आज, कल, यहाँ, वहां। ये जो है कहीं भी लगा दो, इसका रूप चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। उदाहरण जल, नील, वारी, अंबुज। ऐसा। विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम, दिन का रात, लाभ का हानि, सुख का दुख। विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं, जैसे नाक कटना, आंख का तारा। ऐसा। नाक कटने में शर्मसार होना, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना। शब्दों के वर्ण अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। हिंदी व्याकरण भाषा की रीढ़ है। हिंदी व्याकरण जो है भाषा की रीढ़ है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाते हैं, और शुद्ध हिंदी लिखने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। शुद्ध भाषा का आधार नियमित अभ्यास है। क्या है, नियमित आधार। फिर सुपर फास्ट, ये तद्भव तत्सम किसे कहते हैं, ऐसा है। प्रत्यय, उपसर्ग। फिर से वही है जो प्रहार, उपसर्ग ऐसे दिए हैं, वो है विशेष अर्थ प्रदान करने वाले को वाक्यांश का कहलाते, मुहावरे कहलाते हैं। तो ठीक है। फिर आते हैं हिंदी साहित्य से।
हिंदी साहित्य से देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भारती के सपूत किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? भारती के सपूत जो है किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? भारती के सपूत किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर लिखित उपन्यास है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। 156 से 180 तक मैं और आगे देखते हैं कितना है, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ध्वनि उच्चारण ये यहाँ पे और ही भी है, तो इसको अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एक मिनट ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। यहाँ से जो आगे वाला है ना, उस ये से मैं फिर से करवा दूंगी नेक्स्ट में। आगे वो हिंदी साहित्य से वाला पार्ट से भाग 7 से ही करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो चलिए बाय।